बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर टुडेस टॉपिक इज स्टीशियोमेट्री, जिसको कुछ लोग स्टैचियोमेट्री भी पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन इंतहाई आसान है, जो आप एट द स्पॉट याद कर सकते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज गिवन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है reactants and products के दरमियान। कौन से reactants and products which are given in the balanced chemical equation। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पे एक है। आप बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दिया है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मीन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब इसके 4 ग्राम्स हाइड्रोजन के और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करते हैं तो 36 ग्राम्स जो है वो वाटर के बनने चाहिए। 1 मोल वाटर की बात करें 16 and 2 18 और 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है जब इसके 4 ग्राम्स और इसके 32 ग्राम्स रिएक्ट करते हैं तो वाटर के 36 ग्राम्स बनने चाहिए। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी कितनी अमाउंट रिएक्ट करेगी रिएक्टेंट्स की तो प्रोडक्ट्स कितना बनना चाहिए। दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस की बेसिक अजम्पशंस जो है हमारे लिए जरूरी होते हैं। वो बेसिक कंडीशन या बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। नंबर 1 इज ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने चाहिए, अदरवाइज स्टीशियोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक से नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये सारे का सारा रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, जो रिक्वायर्ड स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट है वो हमें हासिल नहीं होगी। प्रोडक्ट थोड़ा बनेगा और उसकी अमाउंट भी क्या होगी, थोड़ी बनेगी। इसलिए ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स ताकि स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो ठीक से हो सके। सेकंड अजम्पशन क्या है, नो साइड रिएक्शन। अगर कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर साइड रिएक्शन हो जाता है तो उसके नतीजे में साइड प्रोडक्ट बनेगा और साइड प्रोडक्ट के बनने की वजह से जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर वाटर के अलावा कोई जनाब कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता है साइड रिएक्शन के नतीजे में। इसके अंदर कोई इंप्योरिटी थी, वो इंप्योरिटी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई साइड प्रोडक्ट बनाती है इस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के साथ साथ, तो उस साइड प्रोडक्ट के बनने की वजह से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायर्ड स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। पहला पॉइंट मैंने समझाया कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड सेकंड इज नो साइड रिएक्शन अकर एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस आर ओबेड। जो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट इट्स टोटल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। मास ना तो पैदा हो सकता है ना ही फना किया जा सकता है, बल्कि इसकी जो टोटल अमाउंट है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल लेते हैं कि इसके अगर टोटल 36 ग्राम है, 4 ग्राम प्लस 36 ग्राम रिएक्टेंट्स के हैं तो 36 ग्राम ही प्रोडक्ट्स के बनने चाहिए। फर्स्ट करें अगर 36 ग्राम की बजाय ये 34 या 35 ग्राम बनते हैं प्रोडक्ट्स के, इट मींस मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर 36 की बजाय 37, 38 या 39 ग्राम बनते हैं प्रोडक्ट्स के, इसका मतलब मास जो है वो क्रिएट हुआ है। जबकि इस लॉ के मुताबिक मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि इसकी टोटल अमाउंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी हम कह सकते हैं जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये 36 ग्राम है रिएक्टेंट्स के तो 36 ग्राम ही होने चाहिए किसके, प्रोडक्ट्स के। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, इंतहाई आसान। एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से के मिलने से बनता है और एटॉमिक रेशियो क्या है, 2 और 1 की है।
अगर हम इसकी एटॉमिक रेशियो देखते हैं, इसकी जो रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू मास अगर हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 2 एटम्स के लिए 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 1 the 2 and 2 8 the 16। आप इस कंपाउंड को किसी भी मेथड में इंडस्ट्रियल स्टेट पे या लैब के अंदर या किसी भी मेथड से बना लें और किसी भी सोर्स से आप इसको हासिल कर लें, बारिश का पानी ले लें, कुएं का पानी ले लें, नदी नालों किस कहीं से भी आप पानी को हासिल करते हैं, पानी जो है वाटर जो है हमेशा बना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से, और उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 1 और 8 की होगी विद रिस्पेक्ट टू मास। यानी दिस लास्ट स्टेट दैट प्योर केमिकल कंपाउंड हैज ऑलवेज सेम एलिमेंट्स एंड सेम एटॉमिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू मास। मास के लिहाज से इनके जो रेशियो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और एलिमेंट्स भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम डिफरेंट स्टीशियोमेट्रिक जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। वन इज मास मास रिलेशनशिप। According to this relationship, if the mass of one substance is given, then the mass of other substance can be calculated. Balance chemical equation के अंदर एक का mass दिया हुआ हो, दूसरी का mass calculate कर सकते हैं, and vice versa. And other is mass mole relationship. If the mass of one substance is given, then the moles of other substance can be calculated, and vice versa. आसान है, सारी केमिस्ट्री है ये आसान। If the mass of one substance is given, then the volume of other substance can be calculated, and vice versa. Other relationship can be studied if the moles of one substance are given in the balanced chemical equation, then the number of moles of other substance can be calculated, and vice versa. ये एग्जांपल्स के अंदर हम जब हम पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ों का मास बताया हुआ है और कुछ चीज़ों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास गिवन है तो दूसरी शय का मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम गिवन है तो किसी दूसरी शय का मास या वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की या केमिकल इक्वेशंस की बार बार बात कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस भी होती हैं और कुछ उनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी होते हैं। केमिकल इक्वेशंस के एडवांटेजेस क्या होने चाहिए, एग्जांपल लेते हैं। व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। यानी ये इक्वेशन हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प दे रही है between reactants and products. Chemical equations are used to study the quantitative relationship by using atomic mass, molecular mass, mole, Avogadro's number and molar volume. इन चीजों की मदद से हम quantitative relationship को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं with the help of chemical equation. और केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस क्या होती हैं, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस? देयर आर डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। वन ऑफ देम इज इट कैन नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। ये हमें रिएक्शंस की कंडीशंस के बारे में नहीं बताता। खास कर ये केमिकल इक्वेशन है या ये केमिकल इक्वेशन है, हमें कहीं पे भी नहीं पता चल रहा कि प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, कैटलिस्ट यूज होगा या नहीं होगा, ये हमें कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस के बारे में नहीं बताता। सेकंड लिमिटेशन इज केमिकल इक्वेशन कैन नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन किस स्पीड से होगा इसके बारे में भी हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलता। एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्वेशन कैन नॉट टेल अबाउट द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन कितनी देर में मुकम्मल होगा इसके बारे में भी हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलता। And chemical equation can be written for such reactions which are not practically possible. हम इसको उन reactions के लिए भी लिख सकते हैं, theoretically लिख सकते हैं, जो practically lab के अंदर या industrial level पर जिनको कराना जो है इन reactions का होना possible नहीं होता। ये limitations हैं। Possible short questions क्या हैं? What is stoichiometry? Give its basic assumptions. या अलग से पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेसिक assumptions ऑफ stoichiometry
एंड व्हाट आर द स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सारे मैंने आपको पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। और जो है स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए, amounts of reactants and products calculated from the balanced chemical equations are called stoichiometric amounts। ये stoichiometric amounts की डेफिनेशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो है इन वीडियोस को शेयर करें। अस्सलाम।